नया साल आपको मुबारक हो। और इस नए साल में 2025 में आपको देखना चाहिए दीवार, 1975 की दीवार। कम से कम अगर आपके आसपास कोई कैंसर पेशेंट हैं तो उनको ये दीवार मूवी देखनी चाहिए, 1975, शशि कपूर, अमिताभ बच्चन। और आज हम बात करेंगे कैंसर की दीवार की। कैंसर की दीवार, अगर आपके आसपास कोई कैंसर का पेशेंट हो, चाहे असली कैंसर का पेशेंट या कागजी कैंसर का पेशेंट। कागजी कैंसर का पेशेंट मतलब जो डायग्नोस्ड हुए हैं एज ए कैंसर पेशेंट, बायोप्सी के माध्यम से, पेट स्कैन के माध्यम से, मैमोग्राम के माध्यम से डॉक्टर ने बता दिया आप तो कैंसर पेशेंट हैं, तो मैं उन्हें बोलता हूँ कागजी कैंसर पेशेंट। तो चाहे वो कागजी कैंसर पेशेंट हो या असली कैंसर पेशेंट हो, तो ये वीडियो कैंसर की दीवार उनके लिए आई एम श्योर एक राहत का काम करेगी। तो ये वीडियो अगर उन तक आप पहुंचा देंगे तो ये मेरे ख्याल से उनके लिए एक उपहार की तरह होगा। उनको पता चल जाएगा कि कैंसर क्या है, उनकी बॉडी में क्या है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। और उनके वो जिस पेन से, चाहे वो फिजिकल पेन हो या मेंटल टर्मोइल हो जिससे वो गुजर रहे हैं, आई एम श्योर कि उनको इन दोनों चीज़ों से रिलीफ मिल जाएगा। तो यहाँ बात शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। क्या नॉर्मल सेल और कैंसर सेल दोनों में कोई फ़र्क होता है? इस बात को समझने के लिए आप देखिए दीवार, 1975 की दीवार का जो शुरुआती सीन, जैसा आप देख रहे हैं सीन में, एक गरीब माँ अपने 2 बेटों के साथ जा रही हैं। एक गरीब माँ 2 बेटों को पाल पोस के बड़ा करने की प्लानिंग में है। अब ये जो आप विजुअल देख रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं इनमें से कौन स्मगलर बनेगा और कौन ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर बनेगा? बिल्कुल भी नहीं बता सकते। कोई भविष्यवाणी कर नहीं सकता एट दिस स्टेज, एट दिस एज, कि बड़े होके ये क्या बनने वाले हैं। जिस प्रकार कोई भी बच्चा जब पैदा होता है, वो एक नॉर्मल बच्चा पैदा होता है, उस वक्त ये पॉसिबल नहीं है पता करना कि वो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, डकैत बनेगा, स्मगलर बनेगा या फिर कोई पॉलिटिशियन बनेगा, नहीं बता सकते। ठीक उसी प्रकार शुरुआत में सारे के सारे बॉडी के सेल्स एक जैसे होते हैं, नॉर्मल बॉडी सेल्स होते हैं। दे कैनॉट बी डिस्टिंग्विश्ड कि ये कैंसर सेल होने वाला है या फिर ये नॉर्मल सेल ही रहने वाला है। और जैसे मैंने आपको बताया, जिस प्रकार छोटे बच्चे शुरुआत में देख के कोई नहीं बोल सकता आगे जाके भविष्य में क्या बनेगा, वो तो आने वाला भविष्य ही बता सकता है। ठीक उसी प्रकार शुरुआत में हमारे बॉडी के सारे सेल्स का बिहेवियर एक जैसा है, तो ये डिस्टिंग्विश करना पॉसिबल ही नहीं है कि इनमें से कौन से सेल कैंसर की तरह बिहेव करेंगे। इसीलिए ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है कि एट द बिगनिंग ऑल द बॉडी सेल आर नॉर्मल सेल्स एंड इट कैनॉट बी डिस्टिंग्विश कि ये नॉर्मल है या आगे जाके ये कैंसर बनेगा, ऐसा कोई साइंस में बेसिस नहीं है। जो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, इसके साइंटिफिक एविडेंस के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाएंगे तो उन सारे मेरे जो तथ्य मैं रखते जा रहा हूँ, उन सारे के एविडेंसेस भी उसमें एक एक करके आप देखते जा सकते हैं, वो बाद में देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं, जब इंसान एक नॉर्मल ह्यूमन से वो कैंसर पेशेंट बनता है। जब कैंसर पेशेंट बनता है तब क्या उस कैंसर सेल में और नॉर्मल सेल में कोई डिफरेंस होता है? चाहे वो बायोकेमिकल डिफरेंस हो, चाहे वो स्ट्रक्चरल डिफरेंस हो, चाहे पैथोलॉजिकल डिफरेंस हो, चाहे इम्यूनोलॉजिकल डिफरेंस हो, क्या दोनों सेल्स को साथ साथ रख के बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा वाला कैंसर सेल है और कौन सा नॉर्मल सेल है? इस बात को समझने के लिए ज़रा दीवार की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दीवार की कहानी अगर आगे बढ़ाते हैं तो आगे जाके जो गरीब माँ ने दोनों बेटों को पाल पोस के बड़ा किया, उनमें से जो बड़ा बेटा, जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, वो स्मगलर बन गया, अमिताभ बच्चन यानी कि विजय। और छोटा बेटा जो कि उसका छोटा भाई रवि, शशि कपूर, वो एक ऑनेस्ट इंस्पेक्टर बन गया। तो बड़ा होके एक ही तरह से परवरिश के बावजूद भी दोनों भाई में से एक स्मगलर बन जाता है और एक पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता है। अब आते हैं आज की कहानी पे, यानी कि कैंसर की दीवार पे। तो अब ये समझने के लिए कि क्या कैंसर सेल जब कैंसर सेल बन जाता है, नॉर्मल सेल जब कैंसर सेल बन जाता है, तो क्या वो सेल आइडेंटिफाइबल है एज ए कैंसर सेल? क्या ऐसा कोई साइंस है? इसको आसान भाषा में समझाने के लिए मैं लेता हूँ उदाहरण विजय और रवि का। अब देखिए, रवि जो कि एक स्मगलर है और विजय जो कि एक स्मगलर है और रवि जो कि छोटा भाई, ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर। अब आप देख रहे हैं इन दोनों को। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या जो स्मगलर बन जाता है उसकी नाक अलग हो जाती है, उसकी आंखें अलग हो जाती हैं, उसकी आंखों के रंग अलग हो जाता है, उसके हाथ ज़्यादा लंबे हो जाते हैं या नंबर ऑफ हैंड बढ़ जाते हैं? क्या स्ट्रक्चरली या बायोकेमिकली या इम्यूनोलॉजिकली
दोनों में कोई फर्क हो सकता है? द आंसर इज नो। अभी भी दोनों ह्यूमन बीइंग ही हैं, दोनों के एक्शन अलग अलग हैं। एक देश के लिए कैंसर बन चुका है और एक नॉर्मल है, अपना डेली रूटीन, अपना जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा है जैसा कि उससे उम्मीद की जाती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी दोनों में अगर हम देखें स्ट्रक्चरली, दोनों में अगर देखें हम पैथोलॉजिकली या इम्यूनोलॉजिकली, दे आर बोथ सेम, कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड इन एनी वे। सिर्फ इनके कर्मों को अगर हम ट्रैक करें तो ही हम बता सकते हैं ये स्मगलर है या फिर ये ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर है। कर्मों को ट्रैक करें, इनके एक्शन को ट्रैक करें तो। ठीक इसी प्रकार मान लो हम बोलते हैं ब्लड कैंसर की बात करते हैं, ल्यूकीमिया की बात करते हैं, और ल्यूकीमिया का ये सेल है, यानी कि ये ब्लड कैंसर का सेल है, वाइट ब्लड सेल ब्लड कैंसर का, और एक नॉर्मल वाइट ब्लड सेल है। जैसा मैंने आपको बताया कि जिस तरह से दोनों इंसान ही हैं, दोनों के हाथ पैर, दोनों के नाक, दोनों की आंख, दोनों के कान, उनका बॉडी का रंग वो बदल नहीं गया उनके एक्शन से, वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा। उससे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये वाला आदमी स्मगलर है और ये वाला आदमी पुलिस इंस्पेक्टर है। ठीक उसी तरह से एक कैंसर सेल अगर निकालते हैं ह्यूमन बॉडी से और एक नॉर्मल सेल को निकालते हैं, दोनों को लैब टेस्ट कराएंगे तो दोनों में ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं है जिससे क्लियरली आइडेंटिफाइबल हो कि दिस कैन बी कॉल्ड एज अ कैंसर सेल एंड दिस कैन बी कॉल्ड नॉर्मल सेल। तो अब ये बात आती है कि अगर ऐसी बात है तो बायोप्सी, मेमोग्राम, पेट स्कैन से कैसे डॉक्टर बता देता है कि भाई ये तो कैंसर सेल है, या आपको कैंसर हो चुका है, या आपको कैंसर नहीं हुआ, ये कैसे बताते हैं? यहाँ पे अभी तक के जो कंसेंसस है उसमें ये देखा गया कि एक आर्बिट्रेरी रूल लगा दिया गया है, बेबुनियाद एक रूल बना दिया गया है, एक बेसिस बना दिया गया, एक जनरलाइज कर दिया गया। मैं आपको समझाता हूँ आसानी से। जिस प्रकार रेलवे स्टेशन में दिखने वाला हर लाल शर्ट वाला आदमी, जरूरी नहीं कि कुली हो, हाँ कुली लाल शर्ट पहनते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर लाल शर्ट वाला कुली होगा। या फिर अगर मैं यूं बोलूं कि हर डाकू के लंबे मोटे मोटे मूछें होंगी, या जिनके भी मोटे मोटे मूछें हैं वो डाकू ही होगा, ये बहुत ही जर्नलिस्टिक बात हो जाएगी, राइट? कि भाई देखो कौन कौन से लोगों के बड़े बड़े मूछें हैं तो वो डाकू होगा, उसे पकड़ लो। ठीक इसी तरह से कैंसर इंडस्ट्री ने एक जनरलाइज्ड नियम बना दिया। फॉर एग्जांपल पेट स्कैन की अगर बात करें कि जो सेल बॉडी का ज़्यादा शुगर खाता है, ज़्यादा ग्लूकोज खाता है, तो वही कैंसर सेल है, और पेट स्कैन से सिर्फ ये देखते हैं कि कौन सा सेल रिलेटिवली ज़्यादा शुगर खाता है। सो दैट बिकेम द बेसिस। ये कुछ वही बात हुई कि जो भी लाल शर्ट में दिख जाए रेलवे स्टेशन में, उसको कुली मान ही लो, उसके ऊपर सामान लाद ही दो, वो होगा ही कुली। तो ये जितना एब्सर्ड है उतना ही एब्सर्ड है ये नियम कि भाई जो सेल्स बॉडी के ज़्यादा शुगर खाएगा हम उसे कैंसर सेल मान लेंगे। बोलने का मतलब है चाहे वो बायोप्सी हो, चाहे वो मेमोग्राम हो, चाहे वो पेट स्कैन हो, ये पूरी तरह से आर्बिट्रेरी रूल के ऊपर चल रहे हैं। इसका जो साइंटिफिक एविडेंस या साइंटिफिक बेसिस नहीं है। ये तो भी एक बात। अब दूसरी बात जो ज़्यादा खतरनाक बात है कि जब कोई इंसान बायोप्सी कराता है, पेट स्कैन कराता है या फिर मेमोग्राम कराता है, तो उससे उसके बॉडी में भयंकर इंजरी हो जाती है। पेट स्कैन से तो रेडियोएक्टिव मटेरियल बॉडी में डाल देते हैं, और उस इंजरी से उस पेशेंट का एक्चुअली कैंसर पेशेंट बनने की संभावना और बढ़ जाती है। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जो मैंने आपको शुरुआत में बोला था, असली कैंसर पेशेंट और कागजी कैंसर पेशेंट। मतलब कागजों में कैंसर पेशेंट है, कैंसर पेशेंट ओरिजिनली था तो नहीं, लेकिन बायोप्सी करा के पेट स्कैन करा के उसे घोषित कर दिया कैंसर पेशेंट। और जैसे ही वो घोषित हो गया कैंसर पेशेंट, क्योंकि ये जो लेकिन उस पर एक बार आ गया कि कैंसर पेशेंट है, तो वो जो पेशेंट है, जो कि पेशेंट था भी नहीं, जस्ट यूं ही डाउट के चलते डायग्नोसिस में के जाल में फंस गया, और जैसे ही उसको बताया जाता है कि आपको तो कैंसर है, आपने गौर किया होगा उस इंसान की जान तो आधी वहीं निकल जाती है कि वो जान निकल जाती है, उसका बिहेवियर, उसमें वीकनेस आने लगता है, उसका खाने की इच्छा खत्म हो जाती है, जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। अब उसका बिहेवियर पूरी तरह से एक कैंसर पेशेंट, या जैसे कैंसर पेशेंट या किसी पेशेंट को होना चाहिए वैसे ही दिखता है, और समाज भी मान लेता है, वो खुद भी मान लेता है कि वो एक कैंसर पेशेंट बन चुका
चुका है। ऐसा नहीं कि असली में कैंसर पेशेंट नहीं होते, असली में कैंसर पेशेंट होते हैं जिनमें बहुत कमजोरी आ जाती है, सडन वेट लॉस हो जाता है, बहुत सारा पेन होता है, कहीं ट्यूमरस ग्रोथ होता है, कहीं इंजरी है जो कि हील ही नहीं हो रहा है, तो दैट कैन बी कॉल्ड एज ए ट्रू कैंसर पेशेंट। और नकली कैंसर पेशेंट, कागजी कैंसर पेशेंट वो हैं जो जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी और आउट ऑफ डाउट उनको बायोप्सी करा दिया, पेट स्कैन करा दिया, मेमोग्राम करा दिया और इन सब के चलते या तो उसमें मिसलीडिंग तरीके से घोषित कर दिया कैंसर है जस्ट बिकॉज ऑफ द बायोप्सी, या जो भी मैंने आपको आर्बिट्री रूल बनाया कि भाई जिनके बॉडी के सेल्स कोई एक पर्टिकुलर सेल ज़्यादा शुगर खाते हैं इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द बॉडी सेल, दैट कैन बी कॉल्ड एज द कैंसर सेल्स एंड दैट कैन बी कॉल्ड एज दैट पर्सन शुड बी कॉल्ड एज द कैंसर पेशेंट। तो उन आर्बिट्री रूल के चलते, मिस डायग्नोसिस के चलते या सूडो डायग्नोसिस के चलते एक इंसान को कैंसर पेशेंट घोषित कर दिया, तो दैट इज अ कागजी कैंसर पेशेंट। अब आता है फार्मा इंडस्ट्री का एक अगला चाल, सबसे बड़ा चाल, डेंजरस चाल, दैट इज कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, ये सारी चीज़ें कि भाई टारगेट थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी। तो उनको ये पेशेंट को या सो कॉल्ड पेशेंट को ये भरोसा दिलाया जाता है कि हम कीमोथेरेपी करेंगे, टारगेट थेरेपी करेंगे, रेडिएशन करेंगे और वो सीधा टारगेट करेगा, सिर्फ और सिर्फ कैंसर सेल को मारेगा और कैंसर सेल मर जाएंगे और आप लंबा जिएंगे। यहाँ पे ये बात समझनी होगी, जैसा मैंने अभी तक समझाया है कि अभी तक साइंस के पास कोई पुख्ता तरीका नहीं जिससे वो क्लियर कट ये डिस्टिंक्शन कर पाए कि कैंसर सेल कौन सा वाला है और कौन सा वाला नॉर्मल सेल है। ऐसा कोई क्लियर डिफरेंशिएशन या डिस्टिंक्शन अभी तक कंक्लूसिवली पहुंचा नहीं है। जब क्लियरली ये पता ही नहीं अभी तक कि कौन सा वाला सेल कैंसरस है और कौन सा वाला नॉन कैंसरस है, तो टारगेट किस पे करेंगे? कीमोथेरेपी जब कर रहे हैं या रेडिएशन जब दे रहे हैं, वो सो कॉल्ड कैंसर सेल जो डॉक्टर ने मान लिया कैंसर सेल है उस पर टारगेट कर रहे हैं, क्या पता वो हो या ना हो, और साथ में और भी सेल्स हैं उसको उस पर भी टारगेट कर रहे हैं। तो ना केवल वो सो कॉल्ड कैंसर सेल को मार रहे हैं, वो हर तरह के सेल को मार रहे हैं। एक उदाहरण से समझाता हूँ, मॉस्को का रियल एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसा वीडियो में देख रहे हैं, 2002 की बात है, रशिया मॉस्को में कुछ मिलिटेंट्स ने एक थिएटर पे कब्जा कर लिया और थिएटर में लोग मूवी देखने आए थे और उसको लोगों को बंधक बना दिया और उनकी कुछ डिमांड्स थी। तब वहाँ की मिलिट्री ने वहाँ थिएटर को घेर लिया। अब करें क्या, क्योंकि मिलिटेंट्स के हाथों में बंदूक और मिलिटेंट्स के पास बॉम्ब जो उन्होंने थिएटर के जगह जगह पे लगा दिए थे, और मिलिटेंट्स की कुछ मांगे थी कि अगर ये मांगे पूरी नहीं करेंगे तो हम पूरी बिल्डिंग को या पूरे थिएटर को उड़ा देंगे। अब वहाँ उस वक्त के जो मिलिट्री के लोग थे, आर्मी के लोग थे, उन्होंने एक आइडिया सोचा कि हम इस थिएटर के अंदर पॉइजनस गैस डाल देते हैं और पॉइजनस गैस से जितने सारे करीब 40 टेररिस्ट थे, मिलिटेंट थे, वो सारे मारे जाएंगे और इस तरह से उन टेररिस्ट से हम आराम से छुटकारा पा लेंगे और ये जो बॉम्ब से उड़ाने वाली बात कर रहे हैं उससे बच जाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात आप समझ गए होंगे कि उसी थिएटर के अंदर हॉस्टेजेस भी थे और भी लोग थे जो फिल्म देखने आए थे। तो इस बात को इग्नोर किया कि वो लोग कैसे बचेंगे, वो तो वो भी मर जाएंगे। और हुआ वही जिसका डर था कि उन्होंने पॉइजनस गैस थिएटर के अंदर लीक कर दिया, छोड़ दिया, जिससे वो टेररिस्ट तो 40 के 40 मर ही गए, लेकिन और जो बंधक बनाए गए थे उनमें से करीब 129 लोगों की भी मौत हो गई। तो ये उदाहरण जो मैं दे रहा हूँ, उस उदाहरण से सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ कि जब आप कीमोथेरेपी करते हैं, रेडिएशन करते हैं, इम्यूनोथेरेपी करते हैं, तो तब मंशा तो ये होती है कि कैंसर सेल मरे, लेकिन जिस प्रकार वो पॉइजनस गैस कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन कि इसमें से हॉस्टेज कौन सा है और इसमें कौन से मिलिटेंट है, वो तो सभी को इक्वली मारेगा वो पॉइजनस गैस उस थिएटर के अंदर जो डाला गया था। ठीक उसी प्रकार आपके बॉडी के अंदर जब एजेंट डलते हैं, जब रेडिएशन डाला जाता है, तब भी हर तरह के सेल उसके चपेट में आते हैं। इसीलिए पूरे दुनिया भर के अभी तक के एविडेंस जो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके चेक कर सकते हैं, या मेरी किताब है द रैबिट टॉर्टोइस मॉडल फॉर कैंसर क्योर, ये किताब में पढ़ सकते हैं, सारे एविडेंसेस दिए हैं। 2 असली कैंसर पेशेंट जो दोनों की स्थिति एक जैसी, एक ने कीमोथेरेपी किया और एक ने कुछ भी नहीं किया। तो ये देखा गया जिसने कुछ भी नहीं किया उसकी लाइफ स्पैन भी लंबी रही, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी रही। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो या इवन सर्जरी या फिर
इन सब की जो बात की जाती है कि ये थेरेपी है, इससे कैंसर्स को हम मारेंगे, इंपॉर्टेंट है वो कैंसर को नहीं मार रहे हैं, वो कैंसर पेशेंट को ही मार रहे हैं। अभी तक के जो मेडिकल साइंस के मेन स्ट्रीम एविडेंसेस है वो तो यही बोलते हैं। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये ले सकते हैं कि चाहे कुछ हो जाए, चाहे वो आप कागजी पेशेंट कैंसर पेशेंट हो या फिर आप असली वाले कैंसर पेशेंट क्यों ना हो, आपको किसी भी हालत में कराना नहीं चाहिए। वो कराना कुछ वैसा ही होगा जैसा कि उस थिएटर के अंदर पॉइजनस गैस डाल के जस्ट ये एज्यूम करना सिर्फ टेररिस्ट ही मारे जाएंगे, मिलिटेंट ही मारे जाएंगे और बाकी जो इनोसेंट लोग हैं वो अपने आप ही बच जाएंगे। तो वो जितना एब्सर्ड था सोच, वो उतना ही एब्सर्ड सोच होगा अगर आपने, बिकॉज कोई टारगेट है ही नहीं। अभी तक का साइंस यही कहता है कि कैंसर सेल स्ट्रक्चरली, बायोकेमिकली, इम्यूनोलॉजिकली आर एग्जैक्टली द सेम एज ऑफ द नॉर्मल सेल। कोई ऐसा खास या कोई ऐसा डिस्टिंक्शन नहीं जिससे हम बोल सकें कि विद फुल कॉन्फिडेंस कि ये सिर्फ और सिर्फ कैंसर सेल में पाया जाता है, ऐसा अभी तक कोई एविडेंस मिले नहीं। तो ना केवल वो आर मिसलीडिंग एंड डेंजरस, बल्कि उसको बेस बना के ये भी डेंजरस है और इससे पेशेंट की हालत बद से बदतर होती जाती है। आपने ये खुद भी देखा होगा अपने आसपास, अगर कोई कैंसर पेशेंट हैं और उन्हें आपने देखा होगा। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, इसके डिटेल में अगर आप खुद भी जा सकते हैं कि इन्वेंटर कौन है, हिटलर। यानी कि वो जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप हुआ करते थे वर्ल्ड वॉर में, और उसमें जो कैदी थे तो उनका इरादा था कैदी ना तो जिंदा रहें ना वो मर जाएं, यानी कि अधमरा करके रखना होता था। तो तब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, इट्स कॉल्ड, जिससे उनके बाल उड़ जाते थे, उनकी इम्यूनिटी चली जाती थी और वो जिंदा तो है लेकिन जिंदा लाश की तरह है। तो वो जो के लिए जो फैक्ट्रियां थी उस गैस को बनाने के लिए, जो साइंटिस्ट से जो बना रहे थे, जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तब उसी को कन्वर्ट कर दिया इनटू केमिकल थेरेपी फॉर कैंसर, जिसे आप लोग नाम से जानते हैं। तो जिसका ओरिजिन या इतिहास ऐसा रहा हो, वो किस प्रकार किसी की मदद कर सकता है, ये तो आप थोड़ा सोच के देख सकते हैं, आपको सोचना होगा। अब आते हैं करना क्या होगा, क्या करें कि जो असली कैंसर, पहली बात तो असली कैंसर पेशेंट की निशानी क्या है। अगर तो ये सारे टेस्ट से हमें नहीं पता चल सकता, बिकॉज द टेस्ट आर मिसलीडिंग एंड डेंजरस, बायोप्सी, पेट स्कैन, मेमोग्राम वगैरह, तो कैसे पता करें कि आप असली कैंसर पेशेंट हैं या आपके बॉडी में कोई कैंसर डेवलपमेंट है कि नहीं। उसके कुछ एविडेंसेस हैं जो कि मेडिकल साइंस में बहुत अच्छी तरह से दिए हुए हैं। आप मेरी किताब द रैबिट टॉर्टोइस मॉडल फॉर कैंसर की ओर से भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला कि जो असली कैंसर एक्टिविटी जब बॉडी में होती है तो अक्सर पेशेंट का वेट ड्रास्टिकली लूज हो जाता है, नंबर वन, विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन कि क्यों हुआ, ऑब्वियस एक्सप्लेनेशन। नंबर टू, हीमोग्लोबिन एकदम डाउन होने लगता है। नंबर थ्री, अचानक अनएक्सप्लेन्ड वीकनेस आने लगती है। नंबर फोर, बॉडी में पेन आता है या फिर ट्यूमरस ग्रोथ होता है, वहाँ पे पेन होता है। तो ये 4-5 निशानियां अगर आपको एक साथ दिखाई दे तो आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ, बॉडी में कोई कैंसर एक्टिविटी है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये देखा गया है दुनिया भर के एविडेंसेस में। आज से 100 साल पहले के रिसर्च पेपर लें या अभी के रिसर्च पेपर लें, इट इज़ कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कैंसर रिग्रेशन। अचानक कैंसर सेल्स नॉर्मल सेल की तरह बिहेव करने लगते हैं, अचानक वो पेशेंट अपने आप ही ठीक होने लगता है, अपने आप ही सारे सिम्टम गायब होने लगते हैं, अपने आप ही वेट बढ़ गया, वीकनेस गायब हो गई, ट्यूमर गायब हो गया, उसका हीमोग्लोबिन बढ़ गया, वो बिल्कुल पहले की तरह हो गया। दिस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कैंसर रिग्रेशन। ये इनसाइड से होता है, बाहर से कोई थेरेपी दे के नहीं हुआ, अपने आप ही हो गया। तो मैं आपको उदाहरण के तौर पे दोबारा ले चलता हूँ कैंसर की दीवार मूवी पे। दीवार मूवी में आपने पूरी मूवी में देखी होगी या फिर आप एज्यूम कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, जो बड़ा बेटा यानी कि विजय, जो कि स्मगलर था, ये पूरा मूवी में स्मगलर ही बना रहा। इस विजय की माँ ने समझाया, विजय के भाई ने समझाया, विजय के आसपास के लोगों ने समझाया, लेकिन ये कैंसर शहर के लिए, देश के लिए कैंसर बना रहा, यानी कि ये स्मगलर बना रहा। लेकिन मूवी के अंत तक आते आते इसमें अपने आप ही एक जागरूकता आई, एक ट्रांसफॉर्मेशन आई और इसे अपनी गलती का एहसास हुआ और इसने सोचा कि मुझे इस तरह की हरकत नहीं करने, काम नहीं करना, मुझे दोबारा से नॉर्मल बनना है। देखिए इस क्लिपिंग को। मैं मां बनने वाली हूँ।
तुम्हारे बच्चे की माँ। मैं तुमसे शादी करूंगा अनीता, आज, अभी, और उसके बाद अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। आपने इस क्लिपिंग में क्या देखा? आपने इस क्लिपिंग में देखा कि जब उसको अंदर से एहसास हुआ तो उसने डिसाइड किया कि मैं ये सारा कुछ छोड़ दूंगा, अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा। इनर ट्रांसफॉर्मेशन। तो जिस प्रकार एक खतरनाक किसी मुजरिम के अंदर इनर ट्रांसफॉर्मेशन कभी कभी आ सकता है, आ जाता है, या दीवार मूवी में तो आ गया, ठीक उसी तरह से अक्सर एक असली कैंसर पेशेंट के बॉडी के अंदर भी इनर ट्रांसफॉर्मेशन आता है, जिसे मेडिकली बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कैंसर रिग्रेशन। और ये किन किन परिस्थितियों में आता है, उनमें से बड़ा इंटरेस्टिंग परिस्थिति है, इट इज कॉल्ड। दुनिया भर में पिछले 100 सालों के एविडेंसेस में ये देखा गया है, या उससे भी ज़्यादा 150 साल के एविडेंस में ये देखा गया है कि जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनमें अगर किसी भी वजह से फीवर आ जाए, मलेरिया की वजह से, डेंगू की वजह से, वायरल इन्फेक्शन है या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फीवर आने के बाद फीवर जब चला जाता है, न जाने कैसे फीवर के जाते जाते कैंसर भी स्पॉन्टेनियसली अचानक गायब होने लगता है और इस पर कैंसर के सारे सिम्टम गायब हो जाते हैं, वो पर्सन पूरा ठीक हो जाता है। इसीलिए आज से करीब 100 साल पहले इट इज़ कॉल्ड, जो भी कैंसर पेशेंट थे उनमें फीवर दिलाया जाता था मलेरिया के जर्म्स डाल के, या ट्यूबरकुलोसिस के जर्म्स डाल के, या टाइफाइड के जर्म्स डाल के, या उस तरह के पेशेंट के साथ रख के, और ये उनसे उम्मीद की जाती थी कि किसी भी तरह से इस कैंसर पेशेंट को एक बार फीवर आ जाए। और क्योंकि ये देखा गया है कि फीवर आने के बाद अक्सर कैंसर पेशेंट ठीक हो जाते हैं। तो लेकिन उसके लिए अपने आप को इन्फेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आप चाहे तो आर्टिफिशियल फीवर क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि हम अपने हिम्स हॉस्पिटल में करते हैं। यानी कि वी कॉल इट लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन फॉर 30 मिनट्स मॉर्निंग एंड इवनिंग। यानी कि गर्म पानी का बाल्टी जिसमें 42 डिग्री सेल्सियस का पानी, और चेयर पे बिठा देते हैं पेशेंट को, और दोनों पैर उस गर्म पानी के बाल्टी के अंदर डालते हैं। वी ट्राई टू मेंटेन द टेम्परेचर 42 डिग्री फॉर 30 मिनट्स। मॉर्निंग इवनिंग जब करते हैं तो हम देखते हैं कैंसर पेशेंट के जो मेन सिम्टम्स हैं, चाहे वो पेन है, चाहे वो स्लीपलेसनेस है, चाहे वो वीकनेस है या डिप्रेशन है, तो मेन जो सिम्टम्स हैं जो उसे तंग करता है वो सिम्टम्स में आराम मिलने लगता है। मेडिकल एविडेंसेस भी ये कहते हैं, स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके देख सकते हैं, और फिर हमारे खुद के एक्सपीरियंसेस भी ये कहते हैं। तो फीवर थेरेपी, अगर हम अपने बॉडी में फीवर क्रिएट करें, चाहे आर्टिफिशियल फीवर थ्रू द हॉट वाटर, और अगर नेचुरली किसी इन्फेक्शन की वजह से फीवर आ गया, तो हमारे जो कैंसरस सेल की एक्टिविटी वो खत्म होने लगती है, और बॉडी में जो सिम्टम्स आए थे वो रिवर्स होने लगते हैं। तो ये तो हुई एक अच्छी बात असली कैंसर पेशेंट्स के लिए, कि किस प्रकार आप अपने सिम्टम्स में आराम अपने आप को दिलाएं, किस प्रकार आप स्पॉन्टेनियस कैंसर रिग्रेशन को स्पीड अप करें या उसको एक्चुअली होने में आप कंट्रीब्यूट करें। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो अभी तक एविडेंस कहते हैं, 2017 में तो नोबेल प्राइज मिला इस साइंस को, दैट इज कॉल्ड द साइंस ऑफ सर्केडियन क्लॉक। साइंस ऑफ सर्केडियन क्लॉक को समझना है और अपने बॉडी के सर्केडियन क्लॉक को ठीक करना है। घर पे ही कर सकते हैं। इसको समझाने के लिए मैं एक उदाहरण लेता हूं। आप इस क्लॉक को ध्यान से देखिए। ये क्लॉक में फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो गियर्स वगैरह, जो मशीनरी क्लॉक के पीछे छुपी होती है, उसको मैंने आगे कर दिया है। तो अब आप देख रहे हैं कि बड़े छोटे अलग अलग तरह के गियर हैं, सबकी स्पीड अलग अलग है, लेकिन दे आर सिंक्रोनाइज्ड। आपके लिए समझना आसान होगा। आप ये जो मैं बता रहा हूँ इससे आप सहमत होंगे कि अगर इनमें से एक भी गियर की स्पीड को मैं चेंज करता हूँ या कम ज़्यादा करता हूँ या छेड़ता हूँ, तो सिर्फ वो जो छेड़ना उसी गियर तक लिमिटेड नहीं रहेगा, वो छेड़ना विल बी एक्सटेंडेड टू अदर गियर्स ऑल्सो। यानी कि पूरे बाकी सारे गियर में उसका प्रभाव पड़ेगा, और उसका प्रभाव फाइनली जो टाइम कितना दिखा रहा है उस पर भी पड़ेगा। बोलने का मतलब ये है कि एक भी गियर का ठीक से ना रोटेट करना आपस की हार्मनी को खो देगा सब में, और टाइम में फर्क पड़ने लगेगा। अब इसको ह्यूमन बॉडी के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। ठीक इसी तरह हमारे, जैसे यहाँ गियर है, हमारे बॉडी में अलग अलग गियर हैं या ऑर्गन है, हार्ट है, किडनी है, पेनक्रियास है, या स्टमक है, या ब्रेन है, और वो सब भी आपस में एक दूसरे के साथ इन हार्मनी में रहते हैं, इन सिंक्रोनी रहते हैं। उन सब का भी बॉडी क्लॉक सेट है, उन सब की भी अपने अपने 24 आवर की एक टाइम लाइन है, जिस पे वो आपस में एक यूनिसेंस के साथ वो काम करते हैं।
लेकिन वो जो आपस का जो बॉडी कोऑर्डिनेशन है, जो बॉडी क्लॉक है, वो जब बिगड़ जाता है, दैट कॉजेज द सम काइंड ऑफ कैंसरस एक्टिविटी इन द बॉडी लीडिंग टू डाउनफॉल ऑफ हीमोग्लोबिन लेवल, एक्सट्रीम वीकनेस, एक्सट्रीम पेन, ट्यूमरस ग्रोथ, ये सारी चीज़ें दिखाई देने लगती है। तो अक्सर देखा गया है जो असली कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनका जो सर्केडियन क्लॉक ऑफ द बॉडी दैट इज़ नॉट अलाइंड। तो यानी कि सर्केडियन क्लॉक को आपको ठीक करना है। अगर मैं इस क्लॉक के एक भी गियर को रोकता हूं तो सारे गियर रुक जाएंगे और उससे आपको अल्टीमेटली जो टाइम दिखेगा वो ठीक से टाइम आएगा नहीं, वो टाइम जो दिखेगा वो मिसलीडिंग होगा। सिमिलरली अपना टाइम अगर ठीक करना है आपको, अपनी हेल्थ अगर ठीक करनी है तो बॉडी के सर्केडियन रिदम को रीसेट करना होगा। सर्केडियन रिदम की और जानकारी के लिए आप मेरी किताब पढ़ सकते हैं, द सर्केडियन डॉक्टर। स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके डाउनलोड कर सकते हैं या फिर किसी भी बहुत सारे साइट्स में वहाँ से खरीद भी सकते हैं। तो अब आता है सर्केडियन क्लॉक को रीसेट कैसे करें। उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही आसान। रीसेट करने का जो पहला प्रिंसिपल है दैट इज आई कॉल इट टाइम एज मेडिसिन। टाइम एज मेडिसिन मतलब जो कैंसर से प्रभावित असली कैंसर पेशेंट जो कि बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, बहुत पेनफुल है, इंजरी उनकी हील ही नहीं हो रही है और पस टपक रहा है, ऐसे पेशेंट्स को हम बोलते हैं डोंट ईट एनीथिंग बिफोर 10 AM, डोंट ईट एनीथिंग आफ्टर 6 PM। यानी कि 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे के बीच में 10 AM to 6 PM आपको अपना ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर कर लेना है। शाम के 6 बजे के बाद से लेके अगले दिन 10 बजे तक कुछ नहीं खाना है और ऐसा रोज करना है। पानी कभी भी कितना ही पी सकते हैं, लेकिन खाने का जो ब्रैकेट है दैट इज बिटवीन 10 AM to 6 PM, यानी कि 8 hours ईट द ब्रैकेट ऑफ ईटिंग एंड 16 hour द ब्रैकेट ऑफ फास्टिंग। तो यानी कि जब आप ये करेंगे द टाइम एज मेडिसिन तो इट विल कंट्रीब्यूट टू रीसेटिंग योर सर्केडियन क्लॉक। तो ये तो हुई पहली बात जो अपने कैंसर पेशेंट को एडवाइस करते हैं और करते भी हैं उनके साथ और उनको रिजल्ट भी मिलता है बड़ी तेजी से। एंड द सेकेंड एडवाइस इज कि अपने आपको ये पता है कैंसर का सारा खेल इम्यूनिटी का खेल है और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि हमारी बॉडी, हमारी इम्यूनिटी सबसे पीक पे रहती है जब हमारी बॉडी की वोल्टेज शून्य रहती है। और हमारी बॉडी की वोल्टेज शून्य कब रहती है? जब आप धरती को टच करते हैं, ग्राउंड को टच करते हैं, फ्लोर को नहीं, धरती को टच करते हैं डायरेक्टली। मान लो आप नंगे पैर अगर पार्क में चल रहे हैं, उस वक्त आपकी इम्यूनिटी शुड बी एट द पीक, बिकॉज उस वक्त अगर वोल्ट मीटर से अपना वोल्टेज चेक करेंगे तो वो शून्य पाया जाएगा। तो वोल्ट मीटर से जब भी वोल्टेज चेक करेंगे, अगर आप घर में, जैसे मैं अभी यहाँ पे स्टूडियो में हूँ, अभी मेरा वोल्टेज शून्य नहीं है, लेकिन अभी अगर मैं बाहर चले जाऊँ और बाहर कोई ग्राउंड मिल जाए और जहाँ पे कोई फ्लोर, जहाँ पे कोई कंक्रीट ना हो और उस पर अगर नंगे पैर में चलूँ या बैठूँ तो उस वक्त विद इन 10 सेकेंड मेरा जो वोल्टेज है बॉडी का वो शून्य हो जाता है। तो अगर हम कैंसर पेशेंट के बॉडी की वोल्टेज को शून्य रख सकें एटलीस्ट 8 hours पर डे, तो दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू हीलिंग वेरी वेरी फास्ट। अब क्या इसका मतलब है कि 8 घंटे के लिए उसको बाहर रहना पड़ेगा, आउटडोर, पहले ही वो कमज़ोर है? इसका मतलब ये नहीं है। हमारे हॉस्पिटल में अगर कभी आएंगे तो हमने एक ऐसा जुगाड़ किया है कि पेशेंट तो अपने अपने कमरे में है लेकिन तब भी उनकी वोल्टेज शून्य है। वो कैसे है? ये जुगाड़ आप घर पे बना सकते हैं। जुगाड़ कुछ ऐसा है, आप देखिए यहाँ पे, ये एक कंडक्टिव तार है, ये कंडक्टिव तार है, ये कॉपर रॉड है। ये तार का एक छोर मैंने पकड़ लिया और ये विंडो से बाहर इस तार जितनी लंबी है और ये रॉड मैंने मिट्टी में पूरा गाड़ दिया अंदर तक, जहाँ भी मिट्टी हो, मॉइस्ट मिट्टी। अब ये कंडक्टिव कॉपर वायर है, तो कॉपर वायर के माध्यम से धरती के साथ मैं इनडायरेक्टली कनेक्टेड हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी ये स्टूडियो है, स्टूडियो के बाहर तक को कॉपर रॉड कोई ले जाए और इस तार को अगर बाहर इस रॉड को गाड़ दे तब भी मेरी वोल्टेज शून्य आ जाएगी, बिकॉज धरती से इलेक्ट्रॉन इस रॉड के थ्रू, इस तार के थ्रू ट्रेवल करके मेरे बॉडी में आएगी और वोल्ट मीटर में मेरा वोल्टेज शून्य होगा। यानी कि अगर इस कमरे में रहते हुए मुझे वोल्टेज को शून्य करना है तो सिर्फ इसको पकड़ के रखना है। पकड़ के रखना इज़ नॉट कंफर्टेबल, तो उसके लिए हमने 0 वोल्ट बेडशीट बनाया है। एक 0 वोल्ट बेडशीट मेरे पास यहाँ पे है। 0 वोल्ट बेडशीट में अगर आप ठीक से देख पा रहे हैं तो ये जो लाइनें हैं, ये लाइनें कॉपर के तार हैं, बहुत ही महीन तार हैं जो पहले से ही वीव्ड हैं। और इसमें ये बेड में हम इसको बिछा देते हैं और ये सारे तार यहाँ कनेक्टेड हैं और इस छोर को हम इससे
ऐसे अटैच कर दिया और ये बाहर गया। अब मैं इस बेडशीट के ऊपर जब मैं लेटूंगा, सोऊंगा और मेरे हाथ के और पैर की स्किन जब टच होंगे तो उस वक्त मेरी वोल्टेज शून्य हो जाएगी। यानी कि मैं अपने बेडरूम में हूँ और तब भी मैं कनेक्टेड हूँ विद द अर्थ थ्रू दिस वायर, थ्रू दिस बेडशीट, एंड माई वोल्टेज शून्य, ज़ीरो, यानी कि 0 वोल्ट पे मेरी इम्यूनिटी पीक पे काम कर रही है। तो पीक पे अगर हम कैंसर के पेशेंट्स की इम्यूनिटी 8 घंटे की तरफ रखते हैं पर डे, तो उससे उसकी इम्प्रूवमेंट बड़ी तेज़ी से आती है, उसका पेन बड़ी तेज़ी से नीचे होता है, उसकी जो हीलिंग तेज़ होने लगती है, और उसमें जो इन्फेक्शन फैल गया है या जो हीलिंग नहीं हो रही है या जो घाव नहीं भर रहे हैं, उसमें पस आ गया है, उसमें वो सूखने लगता है बड़ी तेज़ी से। तो जो मैंने आपको बताया, इसकी अगर पूरे डेप्थ में जाना है तो मेरी किताब है द क्योर एट द रेट 0 वोल्ट, ये किताब आप पढ़ सकते हैं। तो ये है दूसरी बात। एंड थर्ड एंड लास्ट थिंग, सर्केडियन क्लॉक को ठीक करने के लिए टाइम एज मेडिसिन, 0 वोल्ट मेडिसिन, एंड थर्ड इज फूड एज मेडिसिन। ये देखा गया है पूरी दुनिया में, देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ फूड जो कैंसर को प्रमोट करती है, जिससे पेशेंट की हालत बद से बदतर होती है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट है, जैसे एनिमल फूड है, जैसे पैक्ड एंड रिफाइंड फूड है, या गुटखा सिगरेट तो है ही है। एट द सेम टाइम देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ फूड जो कैंसर पेशेंट्स के कैंसरस एक्टिविटी को रिग्रेस कराने में, पेशेंट को कंफर्ट कराने में फ़ायदेमंद है। दैट इज़ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, द काइंड ऑफ फूड जो हम अपने DIP डाइट में बताते हैं पिछले मोर देन डेकेड से। तो यहाँ पे हम अपने पेशेंट्स को ये करते हैं कि हम उनको DIP डाइट पे रखते हैं। DIP डाइट भी 7 प्रकार के, उनमें से जो सर्केडियन DIP डाइट है, जो कि कैंसर पेशेंट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, इन लाइन विद द साइंस, तो वो हम पेशेंट को देते हैं। तो दैट बिकम्स फूड एज मेडिसिन। इसके डिटेल में जाना है तो आप मेरी किताब है, यू कैन रीड द बुक वर्ल्ड्स बेस्ट द DIP डाइट, ये हिंदी में भी है और ये किताब इंग्लिश में भी है, वर्ल्ड्स बेस्ट द DIP डाइट। और इंटरेस्टिंग बात है कि इस किताब के साथ एक गेम है, क्योंकि जब किताब पढ़ेंगे तो वहाँ मैं नहीं हूँगा आपको समझाने के लिए, तो कुछ आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसका ध्यान रखते हुए एक गेम भी साथ में है। और ये गेम आप देख रहे हैं एक बॉक्स के तौर पे आता है, इस बुक के का ही पार्ट है। इस गेम में कुछ गोटियाँ भी हैं और इसमें आप देख रहे हैं स्टार की तरह, इसमें दीज आर 7 काइंड ऑफ DIP डाइट, उसमें सर्केडियन DIP डाइट है। तो कब कौन से पेशेंट के लिए कौन सा वाला DIP डाइट देना है और कितने दिनों के लिए देना है, इस तरह, या कौन सी थेरेपी साथ में देनी है, उसके लिए ये गेम है। ये गेम आपके लिए खेलना या समझना, ये बुक को पढ़ के समझना आसान हो जाएगा अगर आप देखते हैं 1975 की दीवार मूवी। तो इस साल की शुरुआत में मैं आपको इंसिस्ट कर रहा हूँ बार बार कि आप दीवार मूवी देखिए, क्योंकि वो जब मूवी देखेंगे, वो जो कहानी देखेंगे, तो उन्हीं कहानी से मैंने कनेक्ट किया, जैसे आज का ये मेरा वीडियो, और उन्हीं कहानी से कनेक्ट किया मैंने ये किताब को या इस गेम को, ताकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को आसानी से समझा पाऊँ या आप समझ पाएँ। तो खैर, ये बुक आप मेरे वेबसाइट से ख़रीद सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश में, साथ में ये गेम तो साथ में फ्री में मिलता ही है। और इस प्रकार आप बड़े दिखने वाले बीमारी का आसान सोल्यूशन, होलिस्टिक सोल्यूशन घर पे पा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कंक्लूड करूँ, कंक्लूजन ये है कि पहली बात, जब भी कभी कोई सिम्टम ऐसे हो कि कोई ट्यूमरस ग्रोथ आ गया, अचानक वीकनेस आ गई, कोई अगर कोई गांठ बन गई, जैसे ब्रेस्ट में बन गया, जैसे कुछ लोग ऑब्जर्व करते हैं, ऐसे में वो घबरा के डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। डॉक्टर बोल देते हैं मेमोग्राम कर लो, बायोप्सी कर लो। उस चक्कर में जैसे ही आप फंसे, याद रखिए कि वहीं से आपकी जर्नी कैंसर पेशेंट की शुरू हो जाती है। तो वो मत कीजिए, कैंसर बढ़ता है ना कि ठीक होता है। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात जो कंक्लूसिवली, ना केवल सो कॉल्ड कैंसर सेल को मारता है, वो हर तरह के सेल को मार देता है। इसीलिए देखा गया है कि जो लोग कुछ नहीं कराते हैं, उनकी लाइफ स्पैन कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू जो डॉक्टरों के चक्कर में पड़ के रेडिएशन सर्जरी कराते हैं। और तीसरी और आखिरी बात, दैट इज़ कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कैंसर रिग्रेशन। इसके लिए जो मैंने 3 इंपॉर्टेंट बात बोली हैं, टाइम एज मेडिसिन, 0 वोल्ट मेडिसिन एंड फूड एज मेडिसिन, ये तो है ही है, और साथ में इंटरेस्टिंग फैक्ट, दैट इज द। तो बस इतना करने से, जो कि घर पे किया जा सकता है, बड़े दिखने वाले प्रॉब्लम का आसान सॉल्यूशन हो सकता है। और लेकिन आप में से वो लोग जो इस वीडियो के और गहराई में जाके ये सारे सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं, नॉट जस्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैंसर बट ऑल्सो अदर डिजीजेस, तो एक तो आप ये सारी बुक्स जो मैंने आपको रिकमेंड किया तो पढ़ ही सकते हैं, या फिर और डिटेल में अगर मुझसे सीखना चाहते हैं, डायरेक्ट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो मेरा 3 महीने का ऑनलाइन कोर्स है। इट इज़ कॉल्ड CIM, सर्टिफिकेट इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन। ये हर
संडे को 9 से 11 2 घंटे के लिए आपको मेरे साथ रहना होगा, एवरी संडे फॉर 12 कंसेक्यूटिव संडेज। तो ये इंटरेक्टिव प्रोग्राम है जिसमें आप सवाल भी पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा, जिसमें एग्जाम भी होते हैं, और अगर आपने ठीक से सारा कर लिया तो आपको श्रीधर यूनिवर्सिटी से एक सर्टिफिकेट भी मिलता है, दैट इज सर्टिफिकेट इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन का। और इसमें अलग अलग इमरजेंसीज में किस तरह से नेचुरोपैथी काम आ सकता है, प्रेशर काम आ सकता है, आयुर्वेद के पंचकर्मा काम आ सकते हैं, पेन मैनेजमेंट में क्या काम आ सकता है, बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स हैं जो आपके लिए या अपनों के लिए यूज़फुल हो सकता है। सो अगला बैच अभी शुरू हुआ है, तो इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली यू हैव टू स्पेंड 2 आवर्स एवरी संडे। इसमें कुछ किताबें भी हैं जो आपको होम स्टडी करना होगा और एग्ज़ाम पास करना होगा, तो उसके बाद आप सर्टिफाइड इंटीग्रेटेड मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स भी बन सकते हैं। तो खैर मुझे उम्मीद है ये नया साल आपके लिए खुशियाँ लाएगी। मुझे उम्मीद है इस नए साल में जो कैंसर पेशेंट या सो कॉल्ड कैंसर पेशेंट जो मायूस हैं, ये वीडियो देखने के बाद उनके अंदर कुछ जान आ जाएगी और उनको टेंजिबली कुछ लाभ मिल जाएगा या पूरा लाभ मिलेगा। विद दिस आई कंक्लूड, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। अगर आप अपना क्लिनिक स्टार्ट करना चाहते हैं या अपने एग्जिस्टिंग क्लिनिक को अपग्रेड करना चाहते हैं, अपने क्लिनिक में DIP डाइट, 3 स्टेप फ्लू डाइट या ग्रैड सिस्टम फॉर क्रोनिक किडनी डिजीज या सर्केडियन चार्ट या 0 वोल्ट थेरेपी फॉर ऑल काइंड ऑफ इन्फ्लेमेटरी डिजीज या पेन मैनेजमेंट के लिए एक्यूप्रेशर या आयुर्वेदिक पंचकर्मा, वेजो स्टिमुलेशन थेरेपी फॉर बेटर ब्लड सर्कुलेशन या डैन प्रोटोकॉल फॉर लंग डिजीज, ये सारे प्रोटोकॉल अगर आप इंक्लूड करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक www.bishrup.com/clinic में जाके फॉर्म भरें।